हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल पढ़ाई विद मस्ती में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री के क्लास 12th के चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 2 लेके आ गए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कंडक्टिव सेल्स। और इस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरी वीडियो आपके पहले सबसे पहले तक पहुँच सके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कंडक्टिव सेल्स। हाँ, कंडक्टिव सेल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होते हैं उसमें मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया था। ये पॉइंट वो था कि ओम्स लॉ इज़ एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। जो ओम्स लॉ होता है वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल होता है। ये पॉइंट्स मैंने छोड़ दिया था, तो आप अपने नोट्स में या इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में वो वाला पॉइंट बना लें। मैंने नोट्स पहले लिख के रखे हैं ताकि आप सबका टाइम ना वेस्ट हो और आप सबकी नोट्स भी अच्छी प्रिपेयर हो जाए, जिससे आप सबके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सकें। और आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टिव सेल्स। कंडक्टिव सेल्स हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस इसके बारे में जानकारी रखनी है, जिससे हम कोई क्वेश्चन अगर पुटअप कर ले कोई टीचर्स, तो आप तुरंत बता दें, या कोई फ्रेंड पूछे तब आप बता दें। देखिए कंडक्टिव सेल में होता क्या है, एक हमारा क्या होता है, ग्लास होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भरा जाता है, और ग्लास के अंदर दो ग्लास होती हैं। ये जो है ये ग्लास है और ये चैम्बर है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। अगर हम इन दोनों ग्लास से प्लैटिनम वायर, आप देख रहे हैं कि इधर से प्लैटिनम वायर गया है और इधर एक बैटरी लगी है, क्या सेल लगी है। इस सेल से द्वारा प्लैटिनम वायर से जा रहा है। इसी सेल को, ये डायग्राम है कंडक्टिव सेल का। कंडक्टिव सेल, इस टाइप के सेल्स को कहते हैं हम कंडक्टिव सेल्स। इसका डायग्राम बना ले, पेपर में कभी 2-2 नंबर के डायग्राम पूछ सकते हैं, तो आएगा तो आप कुछ। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कंडक्टिव कांस्टेंट, क्या कंडक्टिव कांस्टेंट। कंडक्टिव कांस्टेंट क्या होता है, एल अपॉन ए, यानी लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इक्विवेलेंट क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो कंडक्टिविटी कांस्टेंट होता है इसका फॉर्मूला होता है आर इंटू के, और के क्या होता है, कंडक्टिविटी कांस्टेंट। क्या होता है, कंडक्टिविटी कांस्टेंट, यानी इसका फॉर्मूला होगा आर इंटू के। इसका कोई मतलब नहीं, बस आप फॉर्मूला याद करें, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं पेपर में, तो आपसे गलती नहीं होगी। अब आ रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम सिंबल देते हैं डेल लेमडा ई क्यू। और लेमडा ई क्यू को फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा ई क्यू इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। क्या, के इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। आपको पता है के क्या होता है, कांस्टेंट। नॉर्मेलिटी आपको पता है, 11th क्लास में पढ़े कैसे निकालते हैं। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा और इंटू 1000, बस इतना करना है। नॉर्मेलिटी, हम नॉर्मेलिटी आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन आपने नहीं पढ़ा होगा, मुझे पता है 11th क्लास में आप लोगों ने कुछ नहीं किया है, तो इसीलिए मैं नॉर्मेलिटी को भी यहाँ पढ़ा रहा हूँ। ज़्यादा डीप में नहीं घुसेंगे, केवल बेसिक्स पढ़ लेंगे नॉर्मेलिटी की, उतने क्वेश्चन करने में काफ़ी रहेंगे। इट इज़ द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास और weight of solute in 1 liter of solution। ये तो हो गई हमारे नॉर्मेलिटी की डिफिनीसन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इक्विवेलेंट बेस और इक्विवेलेंट मास क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमने तो इसे पढ़ा ही नहीं है। अच्छा, तो मैं पढ़ाता हूँ, चलो। इक्विवेलेंट वेट, क्या, वेट। इक्विवेलेंट वेट का आप केवल फॉर्मूला याद करिए, इतने नॉर्मेलिटी निकालने में आपको काम आ जाएगा। चलिए ठीक है, फिर मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, ये होता है इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला। चलिए, हम कुछ ज़्यादा डीप में घुस रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला इसमें क्वेश्चन में पूछता है, केवल नॉर्मेलिटी का आपको फॉर्मूला पुट करना है। इसीलिए नॉर्मेलिटी W2 अपॉन ई डब्ल्यू इंटू 1000
अपॉन W1, क्या W1। अब आप सोच रहे होंगे ये W1 और W2 क्या है, इसमें हम EW तो हमको पता है इक्विवेलेंट वेट है, तो आपको मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ। W2 है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और यहीं W1 क्या है, वॉल्यूम 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 अप ऑफ सॉल्यूशन, क्या वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूशन। क्या दोनों ml में रहेंगे, दोनों ml में रहेंगे। बस नॉर्मेलिटी के लिए इतनी जानकारी काफ़ी है। और जहाँ तक नॉर्मेलिटी क्वेश्चन में दिया रहता है, अगर बाई चांस क्वेश्चन में ना दिया हो तो आप ये फार्मूला पुट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपने पढ़ा नहीं है, तो आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की आपके लिए डिफिनीशन भी लिख दी है, ताकि आप कंफ्यूज बाद में ना हो, क्योंकि मुझे पता है आप अभी पढ़ रहे हैं, बाद में भूल सकते हैं, इसलिए मैंने डिफिनीशन लिख दी। इट इज अ कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आप इतना समझ गए होंगे। अब मोलर कंडक्टिविटी की बारी है। किसकी? मोलर कंडक्टिविटी। इसको हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ आपको स्क्रीन पे फॉर्मूला दिख रहा होगा, डेल्टा एम इक्वल टू की इंटू 1000 अपॉन मोलैलिटी। आप सोच रहे होंगे फिर मोलैलिटी आ गया, हमने तो क्लास 12 11 में पढ़ा नहीं मोलैलिटी। चलो फिर मैं पढ़ाता हूँ आपको मोलैलिटी। ये मोलैलिटी क्या होता है, चलो ब्लू पेन से लिखते हैं, समझ में आएगा। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, क्या 1 kg सॉल्वेंट। क्या अच्छे से दिख रहा है स्क्रीन, एक बार मैं चेक कर लूँ। हाँ सही दिख रहा है। चलो अब हमको क्या चाहिए, किसका फॉर्मूला चाहिए, मोलैलिटी का। किसका चाहिए? मोलैलिटी का। तो m इक्वल टू, हम आपको शुरुआत से बेसिक से सिखा रहे हैं, इसलिए m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, किसके मोल्स? सॉल्यूट के मोल्स, किसके? सॉल्यूट के, अपॉन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर आपने इसके पहले वाला चैप्टर सॉल्यूशन देखा होगा, जिसका अभी मैंने वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि अभी मैं सोच रहा हूँ कि चैप्टर 3 से स्टार्ट करूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। अभी सॉल्यूशन चैप्टर बाद में करेंगे, क्योंकि आपने हल्की उसके बेसिक्स क्लास 11 में पढ़े हों, इसलिए मैं चाहता हूँ कि चैप्टर 3 से आप पढ़ें, जो एकदम क्लास 12 में आपको नया मिलेगा। इसलिए अभी मैं इसको कर रहा हूँ। ये होता है मोलैलिटी का फॉर्मूला। जहाँ तक ये दोनों चीज़ जो अब इसके पहले आपने मोलैलिटी पढ़ी, नॉर्मेलिटी पढ़ी, ये सब फॉर्मूला पेपर में दिया रहता है। क्या? पेपर में दिया रहता है। बाई चांस अगर पेपर में ना दिया हो तो आप निकाल सकते हैं। और यहाँ भी हम W2 समझ रहे होंगे, क्या है W2? क्या है W2? है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। इसका कोई मास नहीं, जो गिवन मास होगा उसी में हम ले लेंगे, ठीक है। और M2 क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आप लोग इसको इस क्वेश्चन के बाद नोट्स में मोलैलिटी का फॉर्मूला कॉपी कर लीजिएगा। जैसे आप कभी भी नोट्स रिवाइज करेंगे एग्जामिनेशन टाइम, तो आपको फार्मूला याद हो जाएगा। बाई चांस अगर स्कूल में आपने मोलैलिटी नहीं दी, स्कूल वाले चाहते हैं कि बच्चे का कम नंबर आए, इसलिए यही आप लोग फार्मूला पुट कर देंगे तो मोलैलिटी निकल जाएगा, इससे आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और WN की वैल्यू क्या होती है? अमाउंट, क्या? अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है। बस इतना करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। इसकी यूनिट ग्राम में ले लेना है, बस मोलैलिटी और इसका फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब आपको मैं रहने दे रहा हूँ 2 सेकंड के लिए। अच्छा, और इसकी यूनिट क्या होती है? SCM मीटर स्क्वायर अपॉन मोल, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन मोल। चलिए अभी आप 2 सेकंड तक इसे नोट कर लें, इसके बाद आता हूँ 2 सेकंड बाद में। हाँ, अब हम सिंपली केवल इतना पढ़ेंगे, पेपर में ज़्यादा पूछता नहीं है, केवल नॉलेज के लिए से पढ़ेंगे। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। क्या? वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होती है? बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी होती है। इसमें 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। आपने पढ़ा होगा पहले इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, मैंने पढ़ाया भी है, दोनों में डिफरेंस बताया। अब आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या होता है? जो पूरा डिसोसिएट हो जाता है। क्या? डिसोसिएट हो जाता है पूरा। जैसे NaCl है, इसको एक्वस सॉल्यूशन में हम हीट देंगे तो Na प्लस Cl माइनस दोनों का 1 1 मोल निकल गया। अब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है,
ये डिसोसिएट नहीं हो पाता है। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं CH3COO के एक्वस सॉल्यूशन के 10 मोल, क्या 10 मोल। अब हम जब इसे एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन करेंगे, ये हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम में भी होता है, क्या, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। अब देखो CH3COO माइनस, इसके कितना मोल आया, 1 मोल, इसका 1 मोल, इधर कितना मोल था, कितना मोल था, 10 मोल, 10 मोल, इधर टोटल कितना आया, 2 मोल। इसीलिए यही कारण है कि इट डिड नॉट डिसोसिएट। अब इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। अब हम दोनों का ग्राफ देख लेते हैं इसके बाद वाला। अब देखो हमने क्या बनाया है, ग्राफ बनाया है। डेल्टा एम, डेल्टा एम क्या होता है, आप ही लोग बताएं। मोलर कंडक्टिविटी, आपने पढ़ा होगा ना, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, डेल्टा एम। तो डेल्टा एम हम वाई एक्सिस पे बनाएंगे, कंसंट्रेशन हमारे एक्स एक्सिस पे रहेगा। उसके बाद हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, लीनियर रिलेशनशिप शो करता है, यानी लीनियर मतलब सीधा, बिटवीन डेल्टा एम, अरे सॉरी लैम्डा एम एन कंसंट्रेशन के बीच। और जो ये होता है ये नॉन डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करता है। बस आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में इतना जानना है कि डिसोसिएट हो जाता है, ये डिसोसिएट नहीं होता, और आपको इसमें कुछ नहीं जानना है। अब बाकी का लेक्चर इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन इलेक्ट्रोलाइट, इसमें क्या होता है, इन स्ट्रॉन्ग, जो आप समझ रहे होंगे पहले इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन इलेक्ट्रोलाइट। अब आपको डाइल्यूशन का मतलब नहीं पता, क्या डाइल्यूशन का मतलब आपको, अब मैं आपको डाइल्यूशन का मीनिंग सिखाऊंगा। अगर जब तक आप डाइल्यूशन का मीनिंग नहीं समझेंगे आप ये पूरा टॉपिक नहीं समझ पाएंगे। इसलिए पहले डाइल्यूशन की मीनिंग समझना ज़रूरी है। डाइल्यूशन क्या कहता है, अगर हम अपना वॉल्यूम कितना कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। देखो डाइल्यूशन क्या कहता है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, सेम रहेगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। अगर अगर इफेक्ट, अगर, अब आप इतना समझिए, इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इट्स सो मोर इलेक्ट्रोलाइट, अगर स्ट्रॉन्ग है तो मोर इलेक्ट्रोलाइट शो करेगा। इसका भी रीजन है बिकॉज, अगर हम इंक्रीज इन वॉल्यूम करेंगे, बिकॉज यहाँ हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, नोट्स आप लोग यहाँ से बनाएंगे, केवल रफ वर्क है जिससे आप लोग समझ जाएं। बिकॉज ऑफ, अगर इंक्रीज इन वॉल्यूम करेंगे एंड डिक्रीज, आप लोग इतना तो जानते होंगे इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज, इसका मतलब डिक्रीज होता है। अब पूरा लिखने से अच्छा सिंबल बनाओ, डिक्रीज इन इंटर एटॉमिक, इंटर आयोनिक, सॉरी इंटर आयोनिक, यहाँ से देख लीजिएगा स्पेलिंग गलत हो रही है, डिस्टेंस, इंटर आयोनिक डिस्टेंस। अगर द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी की इंटर आयोनिक डिफरेंस जब वो कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज करेगा, क्या इंक्रीज करेगा। और यही वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब वॉल्यूम और आयनिक डिस्टेंस जब डिक्रीज कर रही है तो स्लाइटली बढ़ेगा। हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसा बढ़ेगा, ज़्यादा बढ़ेगा, मोर इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। और जो हमारा वीक है वो स्लाइटली और कंसिडरेबली बढ़ेगा, मतलब थोड़ा बढ़ेगा, वो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा लेकिन थोड़ा होगा, यानी स्ट्रॉन्ग वाला ज़्यादा होगा, वीक वाला कम इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो आज का हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉलोस लॉ। और अगर हाँ आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।